एस्पिरेंट्स, तो ये है हमारा नेक्स्ट क्लास। तो क्वेश्चंस जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड, मतलब जीएस पेपर 2 से रिलेटेड है। 2022 का पीवाईक्यूज है यूपीपीएससी का 200 वर्ड्स। किसी भी पीएससी के बच्चे इसको देख सकते हैं, क्योंकि अब जो प्रेसिडेंट हैं वो सिर्फ यूपी के तो प्रेसिडेंट होंगे नहीं, वो ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट है। तो जो यूपी स्पेशल क्वेश्चन है उसके अलावा जो भी क्वेश्चन है वो सभी पीएससी के लिए हेल्पफुल होगा, एमपीपीएससी एंड बिहार पीएससी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भारत का मतलब प्रेसिडेंट जो है वो कैसे इलेक्ट होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं। तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। अगर कुछ करंट से रिलेटेड है तो वो हम वे फॉरवर्ड में डाल देंगे, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर देंगे क्या कैसा इनका निर्वाचन होता है। तो इसमें कुछ भी ऐसे नहीं है कॉन्सेप्चुअल कि आपको दिमाग लगाना पड़े। तो हमने ये बता दिया कि आर्टिकल 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 के अनुसार सांघिक कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अब कैसे कैसे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, तो फिर भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद आर्टिकल 54 एक निर्वाचन मंडल प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदन एवं राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। अब क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स में भी आपने काफ़ी डिटेल से पढ़ा होगा तो ये हेल्पफुल होगा आपको। मतदान से पूर्व नामांकन चरण में उम्मीदवार 50 प्रस्तावकों एवं 50 समर्थकों की हस्ताक्षरित सूची के साथ नामांकन दाखिल करता है। राष्ट्रपति का कोटा विजय होने के लिए इक्वल टू कुल वैध मत प्लस 1/1 नियुक्ति की संख्या प्लस 1। अब क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन था तो हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल संक्रमणीय मत के मूल्य की व्यवस्था करता है। विधायकों एवं सांसदों की मतों की मूल्य, एक विधायक मत का मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या बाई राज्य विधानसभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1/1000। एक संसद के मत का मूल्य इक्वल टू सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बाई संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। निर्वाचन जो है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होगा। और जो हमारे प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू। तो क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट था, कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना करंट अफेयर्स से रिलेटेड या फिर कुछ भी उससे रिलेटेड, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। प्राचीन भारतीय ज्ञान के उन बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए जिनके आधार पर भारत को विश्व गुरु अभिहित किया गया है। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट लगा मेंस के लिए। आपने देखा होगा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, वो पूरे वर्ल्ड में ये विश्व गुरु बनाने की कोशिश में है ना। और सनातन भी ऐसा कहता है कि हम विश्व गुरु बनने चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिस पर अभी की बात हो रही है कि हमें विश्व गुरु बनना है, पर जो एंशिएंट टाइम में तब भी हम विश्व गुरु थे, तब कौन कौन से पॉइंट जो है वो थे जिसकी वजह से हम विश्व गुरु बनने का जो है स्ट्रेंथ रखते थे। तो प्राचीन भारत वराहमिहिर, आर्यभट्ट और नागार्जुन जैसे वैज्ञानिकों की उपस्थिति में गणित, चिकित्सा, भौतिकी आदि के क्षेत्र में तकनीकी रूप से उन्नत थी, तकनीकी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर था और विश्व गुरु के रूप में विश्व में अग्रणी था। कुछ प्राचीन भारतीय ज्ञान के बिंदु जिससे विश्व गुरु जो है वो प्रूफ होता है। वेद, उपनिषद, आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान के स्रोत जो विश्व को जीवन का अर्थ समझाते थे। तक्षशिला तथा नालंदा विश्व के पहले विश्वविद्यालय जहाँ दूर से शिक्षा हेतु आते थे। विश्व में दशमलव प्रणाली 0 से 9 सर्वाधिक प्रचलित संख्याओं का जो है आविष्कार, इन्वेंशन जो है भारत में हुआ है। अब ये क्वेश्चन, सॉरी, ये लाइंस जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है, इस पर नहीं जाना है, हमें प्रैक्टिस करना है। सुश्रुत संहिता और चरक संहिता प्राचीन भारत के चिकित्सा विज्ञान विश्व के प्रसिद्ध ग्रंथ। ये जो लाइन टेढ़ी मेढ़ी है, मैंने स्केल नहीं यूज़ करती हूँ, डायरेक्ट कर देती हूँ, कौन टाइम वेस्ट करे। भगवद गीता निस्वार्थ कर्म और धर्म का संदेश जिसने गांधी जी जैसे नेताओं को प्रभावित किया। वेदांग साहित्य में ज्योतिष का प्रयोग खगोल विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की वृत्ताकार आकृति और अपनी धुरी पर चक्कर लगाने के सिद्धांत की विवेचना की। कणाद ऋषि ने सिद्ध किया था कि संसार का प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से बना है। तो ये हमने जो है कि पॉइंट सॉल्व कर दिए कि क्यों हम विश्व गुरु बनने चाहिए थे
एंशियंट टाइम पे अभी भी हम प्रूफ करते हैं कि इंडिया क्यों विश्व गुरु बनना चाहिए। हमने योगा दिया है, आप जो योगा 21 जून को देखते हैं पूरे वर्ल्ड में अब सेलिब्रेट होता है, हमने योगा दिया है, हमने बहुत कुछ, मतलब एंशियंट टाइम से लेके अभी तक भी हम शांति देते हैं कि कोई भी किसी भी कंट्री में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा इंडिया की तरफ एक होप में होता है कि ये शांति का ही जो है वो सॉल्यूशन देंगे। फिर हमारा ये हो जाता है कंक्लूजन कि शिक्षा और अवधारणाओं के क्षेत्र में स्थान पुनः प्राप्ति हेतु पश्चिम की नकल करने की बजाय हमें अपनी बौद्धिक विरासत की समझ को बढ़ाना चाहिए। ओके, ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड कि भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचा सिद्धांत के विकास एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। ये जो आधारभूत सिद्धांत है ना, बेसिक नॉर्म्स जो हैं, ये पॉलिटी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी अमेंडमेंट में हो या फिर किसी भी केस के ओवरलैप करना हो तो ये ध्यान दिया जाता है कि हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमारा इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो क्वेश्चन डायरेक्ट है कि भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचा सिद्धांत बेसिक नॉर्म्स जो हैं किस विकास, डेवलपमेंट एवं इफेक्ट की जो है विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले कि संविधान के आधारभूत ढांचे से तात्पर्य बुनियादी और आंतरिक मूल्यों से है जो भारतीय संविधान की आधारशिला का निर्माण करते हैं। मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो हमारे जो बेसिक नॉर्म्स थे, बेसिक स्ट्रक्चर था, वो निगेटिव वे में इफेक्ट ना हो। संविधान की सर्वोच्चता, पंथ निरपेक्षता, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आदि आधारभूत ढांचे में समाहित है। तो कुछ केसेस हैं जिसके थ्रू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों से विकास को देखा जा सकता है। शंकरी प्रसाद वाद 1951 अनुच्छेद 368 के तहत संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 13 में केवल सामान्य विधि या कानून शामिल है, न कि संविधान संशोधन। गोलकनाथवाद 1967 मूल अधिकार अपरिवर्तनीय व अहस्तांतरणीय है और संसद इनमें संशोधन कर सकती है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशवानंद भारती वाद 1973 न्यायालय ने गोलकनाथ मामले के निर्णय को उलट दिया और आधारभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन करते हुए कहा कि संसद भारतीय संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है परंतु आधारभूत ढांचे में नहीं। इस सिद्धांत संविधान के केंद्रीय आदर्शों को कमजोर करने के लिए बहुसंख्यक सरकार की शक्ति को सीमित करता है। यही कारण है कि संसद द्वारा पारित 99 संविधान संशोधन अधिनियम को न्यायपालिका द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया था। इस प्रकार आधारभूत ढांचा सिद्धांत संविधान के जीवित सिद्धांतों को गति देने का एक माध्यम है जो संविधान की सर्वोच्चता स्थापित करता है। आई होप कि क्वेश्चंस जो है वो समझ में आए होंगे कैसे सॉल्व करना है और एक अच्छा स्ट्रक्चर आपको मिल पा रहा होगा। ओके, फॉर टुडे थैंक यू सो मच।